हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। मृत्युंजय अपने सामने का नज़ारा देख सख्त आवाज़ में विप्लव से बोला, विप्लव डेविड के बाल छोड़ो। विप्लव मृत्युंजय की आवाज़ पर डेविड के बाल को और कसकर पकड़ते हुए अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने इससे पूछा आईसीयू में कौन है तो कहता है कि घूमने आया है। ये नहीं कहता मेरे भाई पर नज़र रख रहा है और आप भी झूठ बोलते हैं। मृत्युंजय अपने कदम आगे बढ़ाकर विप्लव को उसके कॉलर से पकड़ डेविड के बाल को छुड़ा अपनी तरफ खींच कर बोला, मैंने किसी को भी बताने से मना किया था। मुंह बंद करके रखो और चलो बाहर, उसे आराम की ज़रूरत है। विप्लव मृत्युंजय के सख्त आवाज़ पर रोने लगता है, जिसे देखकर मृत्युंजय इरिटेट हो जाता है और उसे खींचते हुए आईसीयू से बाहर ले आता है। डेविड अपने बालों को ठीक करते हुए खुद से बोला, थैंक गॉड इसका भाई आ गया, वरना आज तो ये मुझे गंजा ही कर देता। इतना कहते हुए डेविड एक गहरी सांस लेकर एक नज़र विकल्प को देख उसके पास जा उसे ठीक से चेक करने के बाद आईसीयू से बाहर आ जाता है। डेविड आईसीयू से बाहर आकर देखता है तो विप्लव अपना सिर झुकाकर सुबकते हुए खड़ा था और उसके सामने मृत्युंजय बिल्कुल एक हिटलर की तरह खड़ा उसे घूरे जा रहा था। डेविड मृत्युंजय की डांट से विप्लव को बचाने के लिए बोला, बॉस आपको पता है ना वो विकी से कितना प्यार करता है, इसलिए हाइपर हो गया था। मृत्युंजय डेविड की बात पर उसे घूरने के बाद विप्लव को घूरते हुए बोला, 21 साल के हो चुके हो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इसलिए सुधर जाओ और थोड़ी जिम्मेदारी लेकर आओ। हमारे घर में सबसे यूजलेस फेलो तुम हो, इस बात को अपने दिमाग में ठीक से घुसा लो। डेविड मृत्युंजय की बात पर बोला, बॉस। मृत्युंजय डेविड की बात को इग्नोर करते हुए विप्लव से बोला, बात सच है लेकिन कड़वी है। विप्लव, 21 साल के हो तुम, क्या किया है तुमने अब तक? विकल्प को देख मेरे साथ ऑफिस जाता है, हर मीटिंग को खुद अकेले संभालने का दम रखता है और तुम्हें कहीं घूमने से फुर्सत मिले तब तुम अपने करियर पर फोकस करोगे। मृत्युंजय की बात को सुनते हुए विप्लव फिर से रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर मृत्युंजय गुस्से से बोला, लड़की नहीं हो तुम जो आंसू बहा रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, लड़कों की इज्जत वही होती है जहां वो खुद पर डिपेंड होते हैं। अगर तुम अपने डैड पर डिपेंड रहना चाहते हो तो भूल जाओ कि तुम्हें कहीं इज्जत मिलेगी। अब जाओ यहाँ से। विप्लव अपनी नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, आपने झूठ बोला। मृत्युंजय अपने दांत पिसकर बोला, हाँ मैंने झूठ बोला, क्योंकि घर में पहले से सब लोग परेशान थे निधि आंटी की मौत के कारण। अब उन्हें यह भी बता देता कि विकल्प हॉस्पिटल में, तब तुम्हें अच्छा लगता। विप्लव सुबकते हुए मृत्युंजय से बोला, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया भाई, मैं किसी को नहीं बताता। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर विप्लव को अपने करीब खींच उसे गले लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुम रोते क्यों हो यार। विप्लव उसे गले लगाकर रोने लगता और शिकायती आवाज़ में कहता, आपने कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत काम का हूँ, आपको भी पता है मैं बहुत काम का हूँ। मृत्युंजय विप्लव को पीठ के थपथपाते हुए बोला, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। विप्लव सिसकते हुए मृत्युंजय से दूर होकर उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ है विक्की ब्रो को। मृत्युंजय कुछ पल शांत रहकर विप्लव से बोला, तुम्हें पता है ना उसे ब्लड फोबिया है। हाँ मुझे पता है। विप्लव ने अपना सिर हिला जवाब देते हुए, जिस पर मृत्युंजय विप्लव के सिर को थपथपाते हुए बोला, बस इसलिए वो बेहोश हो गया था क्योंकि उसने बहुत सारा खून देख लिया था। उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा अगर तुम जाकर वैशाली के साथ रहो। जिस पर विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, वैशाली के साथ उसका पति है, मैं अपने विक्की भाई के साथ रहूंगा। मृत्युंजय विप्लव से ज़्यादा जिद ना करते हुए अधिराज की तरफ देखता है जो कि उन दोनों को ही देखे जा रहा था। मृत्युंजय एक नज़र विप्लव को दिखाती अधिराज से बोला, रात काफ़ी हो गई है, आप घर जाओ। विप्लव अधिराज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए मृत्युंजय से बोला, भाई क्या ये अंकल डेविड की तरह डिटेक्टिव है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, दौड़ भी नहीं पाते होंगे ठीक से। अधिराज विप्लव की बात पर बस मुस्कुरा देते हैं, फिर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। जिस पर अधिराज कहते हैं, मृत्युंजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय एक नज़र अधिराज की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिला वेटिंग रूम की तरफ चला जाता है, जिस पर अधिराज उसके पीछे चले जाते हैं। विप्लव अपने खाली हाथ को देखते हुए डेविड से बोला, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। कॉफ़ी ले आओ ना। डेविड उठकर बोला, ठीक है, नौकर बनाकर रखा है। इतना कहकर डेविड पैर पटकते हुए कॉफ़ी लेने चला जाता है। विप्लव आईसीयू की तरफ देखते हुए खुद से बोला, मेरे विक्की भैया को क्या हुआ है, पता लगाना पड़े। ये लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं मुझसे। ब्लड फोबिया में कोई बेहोश होता है?
इतना सोचते हुए विप्लव अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड होते हुए बोला, भाई तू उल्लू है, हम लोगों को सोने दे। विप्लव को इधर सोच कर बोला, अलीना एक बात बताओ, ब्लड फोबिया में बेहोश होते हैं क्या? अलीना विप्लव की बात पर बोली, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? विप्लव कुछ पल चुप रहकर बोला, मैं कल सुबह आता हूँ, स्टूडियो में मिलते हैं। अलीना ओके कहकर कॉल कट कर देती है तो विप्लव अपने स्लीव को ऊपर करता है जिसमें एक लोगो बना हुआ था। जैसे देखकर विप्लव मुस्कुरा देता है और फिर से आईसीयू की तरफ देखने लगता है। इधर वैशाली को ड्रिप चढ़ी हुई थी और वो सो गई थी। अमृत डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर रिपोर्ट लाकर अमृत के सामने रखते हुए बोली, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि उन्हें किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत दीजिए, वरना ऑपरेशन होने के फुल चांस है। डॉक्टर की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कुछ दवाई अमृत की तरफ बढ़ाकर बोले, इसमें सारी दवाई जो मैंने चेंज की है वो लिखा हुआ है और आप उनकी ड्रिप खत्म होने के बाद आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। उनका स्पेशल ख्याल रखिए, वो मेंटली रूप से काफ़ी स्ट्रेस में है जिसका असर उनके बच्चे पर हो रहा है। अमृत कुछ पल शांत रह कर बोला, डॉक्टर मेरी वाइफ को तो कोई खतरा नहीं है ना? डॉक्टर अमृत की बात पर बोले, सेकेंड अल्ट्रासाउंड के बाद सारे रिपोर्ट क्लियर हो जाएंगे और फिलहाल के लिए आपकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें किसी भी तरीके के मेंटली प्रॉब्लम से दूर रखें। अमृत अपना सिर हिलाकर केबिन से बाहर चला जाता है और नॉर्मल वार्ड में जाता है तो देखता है वैशाली सो चुकी थी। अमृत एक गहरी सांस लेकर वैशाली के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ अपने होठों से लगाते हुए बोला, मैं तुम्हें और हमारे बच्चों दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर अमृत वैशाली के माथे को सहलाने लगता है। इधर गोवा बीच पर सभी लोग मज़े के साथ डांस करने में लगे हुए थे। ऋतिक बुरी तरीके से प्रकृति को घूरने के बाद अपनी गन निकालकर हवा में फायर करता है जिससे डीजे प्ले होना बंद हो जाता है। ऋतिक उससे ब्रिज से खड़ा होकर वो अपने कदम सीधा डीजे की तरफ बढ़ा देता है। ऋतिक को वहाँ देखकर सचेत की आंखें हैरानी से भरी हो गई थी और उसके बाकी दोस्तों का भी वही रिएक्शन था। प्रकृति थोड़े नशे में लग रही थी जिस कारण वो अजीब अजीब मुँह बनाते हुए ऋतिक को अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। ऋतिक ऊपर जाकर सचेत के हाथ को पकड़ कस कर मोड़ देता है जिससे सचेत की चीख निकल जाती है। ऋतिक अपनी पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत करते हुए गुस्से से बोला, बहुत शौक है हाथ डालने का? सचेत टेबल पर दूसरे हाथ को मारते हुए बोला, प्लीज प्लीज हाथ छोड़ो, टूट जाएगा। प्रकृति ऋतिक के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोले, अरे गुंडे छोड़ो मेरे दोस्त को, क्यों मार रहे हो? ऋतिक सचेत को आगे की तरफ धकेल प्रकृति के बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को बिल्कुल करीब लाकर बोला, क्यों, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रकृति ऋतिक की बात पर बिना कोई जवाब दिए उसे घूरने लगती है जिस पर ऋतिक की पकड़ प्रकृति के बालों पर और मजबूत हो जाती है और वो गुस्से से कहता है, कुछ पूछा मैंने? बेशर्मों की तरह इतने छोटे कपड़े पहनकर यहाँ पर नाच रही हो? प्रकृति ऋतिक के मुंह पर फूंकने लगती है जिससे ऋतिक को तेज शराब की बदबू आती है और वो प्रकृति को छोड़ देता है। प्रकृति ऋतिक की पकड़ से आज़ाद होकर उसे देखते हुए बोली, मुझे दोबारा मत छूना और सुनो, तुम कौन हो जो यहाँ आकर हम लोगों से बदतमीजी कर रहा है? ऋतिक शेरवन की तरफ देखते हुए बोला, पुलिस को कॉल करो और जितने भी लोग यहाँ पर है सबको अंदर डालने के लिए कहो। शेरवन ऋतिक की बात पर हैरान होते हुए बोले, ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। ऋतिक की बात सुनकर सचेत के माथे में ठंडे पसीने आने लगते और उसके दोस्तों का भी सेम हाल, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी मात्रा में ड्रग्स लिया था। सचेत जैसे तैसे खुद को खड़ा कर सारे दोस्तों को भागने का इशारा करता है तो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। सचेत डीजे से उतरने की कोशिश करता है तो ऋतिक उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और राविन से कहता है, होल्ड इट। राबिन ऋतिक की बात पर जल्दी से आकर सचेत को पकड़ लेता है तो सचेत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए ऋतिक से कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? हम यहाँ पर एंजॉय करने आए थे और तुम हमारे एंजॉयमेंट को नजर लगा रहे हो। प्रकृति सचेत का साथ देते हुए ऋतिक से बोली, सचेत बिल्कुल सही कह रहा है, तुम हमारी खुशियों पर नज़र लगा रहे हो, तुम सच में पनौती हो। ऋतिक प्रकृति के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसे डीजे से नीचे उलाकर डीजे वाले की तरफ देखते हुए कहता है, प्ले द सॉन्ग अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू प्ले दिस सॉन्ग अगेन। ऋतिक की धमकी पर डीजे वाला सॉन्ग को फुल साउंड में प्ले कर देता है जिसके साथ ही ऋतिक प्रकृति को छोड़कर सचेत को पीटना शुरू करता है।
सचेत की चीख निकल रहे थे, लेकिन उसे वहां बचाने वाला कोई नहीं था। उसके दोस्त भाग चुके थे। ऋतिक सचेत के पेट पर गुस्सा मारते हुए गुस्से से बोला, लड़की को बुरी नज़र से टच करता है, तुझे पता है वो कौन है? मेरी बंदी है, समझा? तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये कहते हुए ऋतिक सचेत के गर्दन को कसकर पकड़ लेता है, जिसे देखते हुए प्रकृति घबराहट में शेलवन के पास जाकर, शेलवन उसे बचा लो वरना वो उसे मार देगा। शेलवन प्रकृति के बात का बिना कोई जवाब दे चुपचाप सचेत को मार पड़ता हुआ देखने लगता है, जिसे देखकर प्रकृति जल्दी से राबिन के पास जाकर बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन प्लीज उसे बचा लो वरना वो मेरे दोस्त को मार डाले। राबिन एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखकर प्रकृति से बोला, आप ही जाकर बचा सकती हो। जिसे सुनकर प्रकृति जल्दी से ऋतिक के पास जाकर उसे पीछे से गले लगाते हुए बोली, प्लीज उसे मत मारो, प्लीज। ऋतिक, जो कि सचेत को गर्दन को कस को पकड़े हुए खड़ा था, प्रकृति के छुअन पर सचेत को धक्के के साथ छोड़कर प्रकृति के बालों में हाथ डाल उसे अपने बिल्कुल करीब लाकर बोला, डांस करो, सॉन्ग प्ले हो रहा है, फिर सोचूंगा उसे छोड़ना है या फिर नहीं। ऋतिक का ऐसा कहना प्रकृति को काफ़ी ह्यूमिलेटेड लग रहा था, जिस कारण उसकी आंखें नम हो जाती है। प्रकृति को शांत देखकर ऋतिक उसे छोड़कर सचेत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जब तुम्हारे पैर रुकेंगे इसे मार पड़ेगी, तो चलो कंटिन्यू करो बेबी। प्रकृति ऋतिक की बात पर जल्दी से प्ले हो रहा है सॉन्ग में डांस करना शुरू कर देती है। ऋतिक सचेत के हाथ पर अपना पैर रखे प्रकृति को स्कैन करे जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद प्रकृति थकान में वहीं पर घुटनों के बल गिर जाती है और पुलिस भी उसी वक्त आ जाती है, जिस पर ऋतिक सचेत की तरफ एक नज़र देखने के बाद इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर और उसके सारे कांस्टेबल वहां पर जितने लोग थे सबको अरेस्ट करते हुए ऋतिक के पास आकर बोले, थैंक यू मिस्टर खन्ना। ऋतिक इंस्पेक्टर की बात पर बोला, डू फॉरेंसिक टेस्ट ऑन ऑल दिस एंड मेक ए गुड केस। सचेत दर्द से कराते हुए ऋतिक की तरफ देखकर बोला, ऐसा मत करो, हमारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ऋतिक सचेत के मुंह पर एक लात मारकर बोला, साले 2 मिनट की खुशी के लिए ड्रग्स लेते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और अब पुलिस के साथ अपने ससुराल जाने में तुझे शर्म आ रही है और करियर याद आ रही है। प्रकृति गहरी सांस लेते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसे देख इंस्पेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ऋतिक कहता है, लेट हर बी सी इज माई गर्ल। ऋतिक की बात पर इंस्पेक्टर अपना सिर हिलाकर बोले, बट यू हैव टू चेक राइट। ऋतिक अपना सिर हिलाकर प्रकृति के पास जा अपने लॉकेट को खोलता है, जो कि एक छोटी सी चाकू थी। ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़ उसकी उंगली को हल्का सा कट कर उसके ब्लड को एक छोटे से शीशी में स्टोर करने लगता है। उस ब्लड को इंस्पेक्टर की तरफ उछाल कर कहता है, फॉर योर चेकअप। इंस्पेक्टर ऋतिक के शॉर्ट टेम्पर नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, जिस कारण अपना सिर हिलाते हुए वो बाकी सब लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। ऋतिक गहरी नज़र से प्रकृति को 2 मिनट घूरने के बाद वहाँ से उठने लगता है तो शेलवन कहता है, बॉस। ऋतिक शेलवन की बात पर उसे अपनी जहरीली आंखों से घूरते हुए बोला, इतनी फिक्र इस बेहुदा औरत को शर्म नहीं आ रही है? पीकर यहाँ बेहोश पड़ी है और मैं इसका ख्याल रखूं? राबिन ऋतिक के बात पर धीरे से बोला, अगर आपको इसे लेकर जाना ही नहीं था तो इंस्पेक्टर को ले जाने देना चाहिए था। ऋतिक राबिन की आंखें दिखाते हुए बोला, तुम्हारी खातिरदारी नहीं हुई है क्या? जुबान बहुत चल रही है। राबिन सेलवन की तरफ अपनी मासूम नज़रों से देखने लगता है तो सेलवन उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। राबिन छोटा सा मुंह बनाकर रह जाता है। वहीं ऋतिक एक गहरी सांस लेकर प्रकृति को अपनी बाहों में उठा आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसका बॉडीगार्ड जो कि गाड़ी ले आया था, ऋतिक उसमें जाकर बैठ जाता है और उसकी गाड़ी उसके बंगले की तरफ दौड़ देती है। इधर मुंबई मित्तल मेंशन में रात के 2 बजे नित्या सो रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बालकनी में आया। नित्या अचानक नींद से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है तो बालकनी के पास लगे पर्दे हवा से उड़ रहे थे। नित्या को ठंड लगने लगते हैं, जिस कारण वो बिस्तर से उतरकर लाइट ऑन कर सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। और जब बालकनी के पास पहुंचती है तो अचानक उसके सामने इंद्र मित्तल आ जाता है। इंद्र को देखकर नित्या की जान उसकी हलक में अटक जाती है। इंद्र नित्या को डरा हुआ देखकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ मेरी बच्ची, इतना डर क्यों गई?
नित्या अपने कदम पीछे लेते हुए घबराहट में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इंद्र अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा कुल्हाड़ी नित्या के दिखाते हुए बोला, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। नित्या हैरानी से इंद्र को देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हो? आप मुझे मारना चाहते हो? इंद्र नित्या के गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने बाप को जेल पहुंचाते हुए तो मैं तुम्हें मारने में से पहले क्यों सोचूं? नित्या खुद को इंद्र से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए, कोई है, बचाओ मुझे। इंद्र उस कुल्हाड़ी से नित्या के सिर को जोर से मारकर बोला, तुम मर जाओ। अचानक नित्या की नींद टूटती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कशिश और मीरा भागते हुए उसके कमरे में आते हैं। मीरा जल्दी से लाइट ऑन कर दी। नित्या के गाल को थपथपाते हुए बोली, नित्या आंखें खोलो। नित्या जो नींद में चिल्लाई जा रही थी, मीरा के थपथपाने पर जल्दी से उसकी नींद खुल जाती है और वो मीरा को कसकर गले लगा रोते हुए कहती है, भाभी, डैड मुझे मारना चाहते हैं। कशिश गिलास में पानी डालकर मीरा की तरफ बढ़ाते हुए नित्या के सिर को सहलाकर बोला, नित्या, तुमने बस बुरा सपना देखा है। यहाँ पर कोई नहीं है और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। कशिश की बात सुनकर नित्या इधर उधर देखने लगती है तो हर तरफ का दरवाजा बंद था। मीरा नित्या को पानी पिलाते हुए बोली, आपको बुरा सपना आया है। नित्या धीरे धीरे पानी पीती है और खुद को शांत करने लगती है। मीरा नित्या की तरफ देख कशिश से बोली, ये काफ़ी ज़्यादा डर गई है, मैं इनके साथ सो जाती हूँ, आप अकेले सो जाइए। कशिश मीरा की बात सुन अपना सिर हिला देता है और नित्या के सिर को थपथपाते हुए कहता है, बुरा सपना था, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। नित्या कशिश की बात पर अपना सिर हिला देती है और तो कशिश कमरे से बाहर चला जाता है। कशिश के जाने के बाद मीरा कमरा का दरवाज़ा अंदर से बंद कर नित्या के पास आकर बोली, चलिए सो जाइए। नित्या अपनी आंखों में नमी लिए मीरा की तरफ देखते हुए बोली, उन्होंने कहा कि वो मुझे मार डालेंगे। मीरा नित्या के बगल में बैठते उसके सिर को थपथपा कर बोली, आप ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता और बुरे सपने आँख खोलते ही ख़त्म हो जाते हैं। जिस पर नित्या अपना सिर हिला देती है तो मीरा लाइट ऑफ कर नित्या के सिर को सहलाने लगती है। वहीं बालकनी के पास खड़ा इंद्रमित्र नित्या की घबराहट को देख तिरछी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।